नमस्कार साथियों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। परसों मुझे एक पत्र मिला था अपने डाक में। मैं यूजुअली सभी पत्र बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं। मैं उस पत्र में बहुत सारे इश्यूज थे और विशेषकर जो टीचर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी एक पत्र थी और ये एक बीपीएससी तैयारी 1 के जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखा। मैंने 2-3 बार इस पत्र को पढ़ा। पत्र है, थोड़ा इसको पढ़ा जाए इस पत्र। जी सर। एक शिक्षक का शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर का नाम एक पत्र। आदरणीय एसीएस महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आपके द्वारा प्रत्येक शनिवार को एक यूट्यूब चैनल पर शिक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसमें आपके द्वारा बड़े ही प्रमुखता से छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देते हैं। मैंने भी कई दफे उसी चैनल पर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न लिखे जिसे मैं विभाग के जिले स्तर पर एक व्यापक कमी के स्तर पर देखता हूं, जिस पर मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरे वे प्रश्न आज तक उस चैनल पर नहीं पूछे गए हैं। मान्यवर, आपने शिक्षा विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खासकर ई शिक्षा कोर्स जैसे ऐप लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसे इतिहास आपके इस अनोखे नवाचार के लिए सदैव याद रखेगा। किंतु इन सबके बावजूद कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई है। मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों, जिसे आप सदैव से भविष्य निर्माता जैसे शब्दों से सुशोभित करते आए हैं, कि मन की वेदना को कहता हूं, हमने आपकी सदैव सुनी है, अब सुनने तथा इसके समाधान की बारी आपकी है। महाशय, आपने कुछ कर्तव्यहीन शिक्षकों को विद्यालय से बाहर रहने की गुप्त सूचना पर आपने उन पर उनके नैतिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हाजिरी दर्ज करने हेतु ई शिक्षा कोष जैसे ऐप लाए। आपके इस क्रांतिकारी निर्णय ने वास्तविक तौर शिक्षकों की पहुंच को विद्यालय से सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ इस ऐप ने शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना तथा समय के बाद विद्यालय से जाना सुनिश्चित किया। किंतु विभाग द्वारा जिलों को समय से शिक्षकों के वेतन तथा एरियर के भुगतान हेतु राशि भेजने के बावजूद शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से क्यों नहीं, शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप से क्यों नहीं। विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों के वेतन तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर डीईओ तथा डीपीओ स्थापना का निलंबन क्यों नहीं। महाशय, आपने ई शिक्षा कोष ऐप को इतना व्यापक रूप प्रदान किया है कि जिसमें छात्र, शिक्षक तथा विद्यालय तीनों का समस्त डाटा संग्रहित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी इस क्रांतिकारी परिवर्तन का अद्वितीय पहल है। किंतु जो शिक्षक साथी मेडिकल लीव या अर्न लीव या किसी अन्य लीव जैसे मातृत्व अवकाश पर जाते हैं तो उन्हें भौतिक आवेदन डीईओ या डीपीओ कार्यालय में जाकर देना होता है। तो फिर इन आवेदनों को आवश्यक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन ई शिक्षा कोष ऐप पर करने की व्यवस्था क्यों नहीं। महोदय, आपके विचारों से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का जो जज्बा है, हमें उससे भरपूर मोटिवेशन मिलती है। बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अद्वितीय बनाने का जो स्वप्न आपने और पूरी बिहार की जनता ने जो देखी है, हम उसे पूरा करने में अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। हम पूरे मन से, पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उन अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इतना करने के बाद हमें अपने वेतन भुगतान हेतु तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु आपके डीईओ तथा डीपीओ के यहाँ क्यों जाना पड़ता है। हम शिक्षकों को भी अपनी माँ तथा अपने वृद्ध पिता का इलाज कराने हेतु पैसे की आवश्यकता होता है। आपने अपने हालिया भाषण में कहा कि शिक्षक का नौकरी कोई रोजगार नहीं है कि यह पैसे के लिए किया जाए, टीचिंग एक सबसे अलग जॉब है। आपके इस कथन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एक अलग दर्जे पर अपने शिक्षण कार्य हेतु उत्साहित किया। हम अपनी मजदूरी मांगना भूल भी जाएं मगर हमारा आत्मसम्मान नहीं। आप शिक्षा विभाग के एसीएस होकर हम तमाम शिक्षकों को इतना मान सम्मान देते हैं, आप सभी शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश आपके डीईओ, डीपीओ तथा उनके कार्यालय के लिपिक, परिचारी सभी लोग हमें अपमानित करते हैं। हमें तुम कहकर, कभी अरे कहकर बोला जाता है। हमें घंटों कार्यालय के बाहर इंतजार कराया जाता है। मान्यवर, आपके डीईओ तथा डीपीओ के दुर्व्यवहार के सामने आपका सारा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। उस पल हमें ऐसा लगता है जैसे शिक्षक बनना हमारे लिए गुनाह हो गया है। महाशय, हम शिक्षक अधिकांशतः आपके डीईओ तथा डीपीओ के कार्यालय में जाते क्यों हैं? अर्न लीव के लिए, मेडिकल लीव के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए, वेतन भुगतान या बकाया राशि भुगतान के लिए। हम कार्यालय उपरोक्त कार्यों हेतु जाते हैं, तभी हमसे चढ़ावा मांगा जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। अगर आप उपरोक्त कार्य हेतु ई शिक्षा कोष ऐप पर भी व्यवस्था कर दे तो कुछ हद तक हम शिक्षकों की मन की वेदना को आप दूर कर सकेंगे। महाशय, जब आप आपके डीईओ, डीपीओ महीने के 1 तारीख को अपनी मजदूरी ले लेते हैं तो आप हम शिक्षकों की मजदूरी देने में 1 से 2 महीने का विलंब क्यों? एक अभिभावक अपने बच्चों का वेतन दिए बिना अपना वेतन कैसे पा सकता है? यह नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। आप भली भांति जानते हैं सर कि भूखे पेट मोटिवेशन भी काम नहीं आता है। आप और आपके डीईओ भाषण इसलिए दे देते हैं कि आपको कभी भी वेतन के लिए आपके अधिकार के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन होगा कि उपरोक्त बिंदु पर विचार करें ताकि बिहार के तमाम शिक्षक साथियों का दर्द कम हो। मैं इस पत्र को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीन सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलेगा, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होती है, मैं उनको कहता हूँ और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ। और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, ग्रुप डी छोड़ के, उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम कह दिया। हमारे शिक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है, अब वेतन तभी उसकी निकासी होनी चाहिए जब हमारे टीचर्स का वेतन पहले निकासी हुआ। सबसे पहले जो फर्स्ट राइट है, पहले टीचर्स का वेतन निकासी हुआ, उसके बाद ही हमारा जो सरकारी कार्यालय है उसका हुआ। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम इसकी चेतावनी भी दी थी और इस बारे में शिक्षा विभाग बहुत सीरियस है। तो मैं जरूर सभी को, मैं हमारे शिक्षक, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, मैं जरूर चेतावनी देता हूं कि अगर कोई भी लापरवाही हुई शिक्षक के वेतन में, भुगतान में, तंग करने का, तो हम लोग उनकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं और इस पत्र में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कोई लिखित में भी मैंने किया हुआ है। दूसरा है कि हम लोग ये व्यवस्था जरूर जो मांगा गया है कि सभी चीजें ऑनलाइन हो। आपके अवकाश है ऑनलाइन होगा, आपका सीएल होगा ऑनलाइन होगा।
होगा, आपका मातृत्व अवकाश होगा ऑनलाइन होगा। इन्होंने मेंशन किया है अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, मातृत्व अवकाश है, वेतन भुगतान का बकाया है, ये सभी अब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। मतलब अब ये जो कार्यालय में कागज जमा करना, फिर लोकल जो स्थानीय क्लर्क के बारे में विलंब करना, ये बड़ी सीख है। मतलब मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र के बारे में। शिक्षक ने अपना नाम नहीं बताया, उसने केवल ये लिखा है एक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र से। और यह मैं अपने ऑफिसर्स को कहूँगा कि ये सभी जो कमेंट्स और जो सुझाव दिए गए हैं तो इस पर अमल करें। वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे एसीएस साहब कैसे एक शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हुए हैं, उन्होंने एक अपना वेदना लिखा है और शिक्षा विभाग को या एसीएस के नाम से उन्होंने भेजा। अपना नाम तो हालांकि उन्होंने नहीं लिखा था और एसीएस ने कितने चाव से इस लेटर को सिलेक्ट भी किया, लोगों के सामने पढ़ के सुनाया। जो उनका शनिवार वाला कार्यक्रम आता है हर शनिवार को, उसमें पढ़ के सुनाया भी और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो शिक्षकों के प्रति कितना संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रॉब्लम के प्रति कितना उनका ध्यान है। अब ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया या जानबूझकर करते हैं या फिर सच में वो शिक्षकों का भला चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों मैं सच बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा उन्होंने क्लियर कहा कि वो जो लेटर था वो सिर्फ और सिर्फ वेतन के बारे में था, काम से रिलेटेड, वेतन का समय पे भुगतान होना, इन्हीं सब चीजों के बारे में वो लेटर शिक्षक ने, जो शिक्षक थे, उन्होंने लिखा था। जिसपे एसीएस ने यह भी कहा कि हमने डिसीजन लिया है, हमने आदेश भी दिया है कि अगर किसी जिले में शिक्षक का वेतन नहीं आता समय पे तो उस जिले के डीईओ डीपीओ का वेतन भी रोक दिया जाए। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज 14 तारीख हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है वीडियो आपको एक दिन के बाद मिले या फिर कोशिश करूंगा कि आज ही आपको वीडियो मिल जाए, लेकिन कहना यही है कि आज 14 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे जिलों में, पटना को ले लें, पटना को लेकर भी बहुत सारे जिलों में शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं आया है। समझ रहे हैं? शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं आया है। मतलब एक शिक्षक जो मेहनत से काम करे, सब कुछ करे, मैं बार बार पेमेंट के बारे में तो बात करता ही हूं कि पेमेंट तो वो मिल ही नहीं रहा है जो मिलना चाहिए था। पेमेंट का तो इन्होंने अपना एक नया हिसाब किताब भी बना दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो पेमेंट है वो भी समय पर ना मिले, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि एसीएस को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में बने रहना, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देना, बस यही उनको आता है और इससे ज्यादा उनका कोई बात का वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने सच में बोला है, या तो वो, क्योंकि इससे क्या क्लियर होता है? इससे तो यही क्लियर होता है या तो वो झूठ बोलते हैं और या तो उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रांसफर से रिलेटेड ही आपने सुना कि कितने बार उन्होंने कितने तरीके का बात किया और आज तक ट्रांसफर आधार मिनट का हुआ है। अभी एक न्यूज निकल कर आ रही है कि एसीएस विदेश घूमने गए हुए हैं, तो अभी और जो ट्रांसफर होना है और जो पेमेंट अभी तक नहीं आया है, हो सकता है अभी और पेमेंट कितना लेट हो, क्या हो, पता नहीं। तो या तो इससे यही चीज समझ में आता है कि या तो एसीएस का कोई खुद, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, उनके अधिकारी जो उनके अंडर में काम करते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उनका बात समझ ही रहे हैं किसके बराबर है। या तो ये बात है या तो फिर एसीएस जानबूझकर झूठ बोलते हैं। लेकिन एसीएस की छवि, एसीएस के बातचीत से मुझे तो नहीं लगता है कि एसीएस झूठ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि एसीएस का बात सुनने वाला कोई है नहीं, एसीएस का सुना नहीं जाता है। एसीएस में वो पाठक वाली बात नहीं है। एसीएस सिद्धार्थ का सारा वादा जुमला साबित हो रहा है। जो अब तक उन्होंने वादा किया सब कुछ जुमला हो रहा है। चाहे आप ट्रांसफर की बात करें, चाहे आप समय पे वेतन भुगतान की बात करें, चाहे आप शिक्षकों की परेशानी को खत्म करने की बात करें, कुछ भी बात करें। डीएम पत्र निकालते हैं कि 11 बजे किसी जिले में, 11 बजे किसी जिले में 11:30 तक छुट्टी हो जा रही है बच्चों की, लेकिन शिक्षक को 12:30 तक ही बैठना है। क्यों? गर्मी शिक्षकों के लिए नहीं है। ये जो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं कहीं पर 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, ह्यूमिडिटी अच्छा खासा है, लू लगने का डर है, तो क्या शिक्षकों के लिए गर्मी नहीं है? क्या 11:30 बजे के बाद बच्चे चले जाते हैं? क्या उसी समय शिक्षक नहीं जा सकते हैं? वो 1 घंटा बैठकर क्या करेंगे वहां पे? 12:30 शिक्षकों का निकलने का समय, 12:30 वही 12 से 3 के बीच का समय, जिस समय सूरज एकदम सर पे होता है और उस समय बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आप सही से पानी वगैरह पी के, खाना वगैरह खा के, सब करके, जो प्रिकॉशनरी मेजर होता है लू में निकलने से पहले का, वो आपने नहीं लिया तो आपकी तबीयत एकदम खराब हो जाएगी। मतलब ये चाह रहे हैं कि शिक्षक बीमार पड़े। अभी तो कुछ नया एक न्यूज और निकल के आ रहा है सामने कि कुछ 5th या 6th
क्लास के बच्चों का शायद समर कैंप लगने जा रहा है 20 मई से। अभी इस न्यूज की पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए मैं पूरे पक्के तौर पर नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी तक खबर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि होने जा रही है। और जब 5-6 के बच्चों के लिए समर कैंप लगेगा और वो 20 मई से 20 जून या 10 जून या कुछ ऐसा ही करके है, 20 मई से 20 जून तक है शायद, इस तरीके का कुछ है, 1 महीना या पता नहीं कुछ इस तरीके का है। तो जब वो इस तरीके का होगा तो फिर जाहिर सी बात है शिक्षकों का छुट्टी चला जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं गर्मी की छुट्टी है, तो फिर तो वही पाठक वाली बात हो गई कि गर्मी की छुट्टी में आपको 2 घंटा स्कूल आना है, तो जब स्कूल आना ही है तो फिर छुट्टी किस बात का भाई। मतलब शिक्षा विभाग ने हद कर दिया है, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। काम ही हो गया है शिक्षकों को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाए, शिक्षकों को किसी तरीके से परेशान किया जाए। और जो मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है, आपको दिख भी रहा होगा कि थंबनेल में मैंने क्लियर लिख दिया है कि 14 मई अभी तक हो गई है और 14 मई तक शिक्षकों का वेतन नहीं आया है। कुछ शिक्षकों को छोड़ दे तो ऐसा भी नहीं है कि किसी का नहीं आया है, कुछ शिक्षकों का आया है, लेकिन बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों के शिक्षकों का वेतन नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि क्या टीआरई 3 के बाद क्या होगा, टीआरई 3 के बाद क्या बढ़ेंगी और दिक्कतें। बिल्कुल इसका जवाब मैं आपको दे दूं, जितना मेरा इसमें थंबनेल में जो बात है सबका जवाब मैं दे देता हूं कि टीआरई 3 के बाद दिक्कतें बढ़ने वाली है, लाजमी है कि दिक्कतें बढ़ेंगी। शिक्षकों का संख्या जरूरत से ज्यादा हो चुका है, औकात से ज्यादा शिक्षकों को ले लिया गया है, और इसी कारण से तो उनका जो वेतन नहीं दिया जा रहा है, चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है, और दूसरा चाइनीज वेतन के साथ साथ समय वेतन मिल भी नहीं रहा है, वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा है। मतलब इनके पास सारा काम कराने का समय है, सारा चीज कराने के लिए पैसा है, सिर्फ शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी हालिया में एक नर्स की वैकेंसी निकली है, नर्स का बहाली निकला है। मैं आपको बताऊं तो सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा कि नर्स की जो बहाली निकली, नर्स की, उस नर्स का लेवल वेतनमान दिया गया और लेवल 7 का पेमेंट है। नर्स का जो है लेवल 7 का पेमेंट है। सोच कर देखिए कि एक नर्स को लेवल 7 का पेमेंट मिल रहा है और शिक्षकों को कोई वेतनमान ही नहीं है। लेवल 6, ये लोग लेवल 6 के लिए तैयार थे कि लेवल 6 भी दे दीजिए, कोई तो वेतनमान दीजिए, लेवल 6 भी नहीं है। मतलब एक नर्स का सैलरी शिक्षक से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नर्स का सैलरी होना नहीं चाहिए, उतना है तो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ही बस ये बोल रहा हूं कि नर्स का जिस तरीके से जिम्मेदारी भरा काम है, शिक्षकों का उससे ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उससे ज्यादा प्रतिष्ठा वाला काम है। अगर लेवल 7 इनका है तो इनको भी 7 दे दीजिए, 6 दे दीजिए। वेतनमान ही का तो बात कर रहे हैं, 6 दे दीजिए, 6 देकर वेतनमान दे दीजिए, वेतनमान का ही तो बात कर रहे हैं। कम ही वेतनमान दीजिए, आप 6 ही दे दीजिए, कम में भी खुश रहेंगे, अभी भी तो कम ही है। ये किस तरीके की धांधलेबाजी, ये किस तरीके की धोखेबाजी शिक्षकों के साथ चल रही है, ये समझ से परे है। ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक तो शिक्षकों को वेतन कम दो, शिक्षकों से काम ज्यादा कराओ, और उसके बाद उनको तरीके तरीके से परेशान करो, उनका अपमान करो, और उसके बाद भी उनको न वेतनमान दो और न उनको ससमय वेतन दो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षा विभाग को, फिर तीसरा मैंने लिखा है, शिक्षा विभाग को शिक्षा से मतलब नहीं है। बिल्कुल इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिए स्कूलों में टीआरई 3 की बहाली हो गई, टीआरई 3 की कल से बहाली शुरू हो जाएगी। अब तक तो जिसको जिसको स्कूल मिलना था सबका स्कूल मिल चुका है, सबको पता है किसका कौन सा स्कूल है, कल से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की अभी भी कमी है, सोच लीजिए। और ये कमी इस कारण से नहीं है कि शिक्षकों का संख्या कम है, मैं आपको सच बताऊं तो शिक्षकों का संख्या कम नहीं है, शिक्षकों का आवंटन सही से नहीं हुआ है। देखिए यहां लिखा है कि टीआरई 3 में हुए स्कूल आवंटन में संबंधित विषय जिसमें कमी है, उसमें एक भी शिक्षक को स्कूल आवंटन नहीं किया गया। जहां पे कंप्यूटर के टीचर थे वहां कंप्यूटर के टीचर डाल दिया गया, जहां पे ऑलरेडी 22 टीचर है वहां 16 टीचर और डाल दिया गया, जहां पे ऑलरेडी 10 टीचर है वहां एक भी टीचर नहीं दिया गया, जहां 5 टीचर है वहां 3 टीचर देकर काम चला दिया गया। लेकिन जहां 22 है, जहां 16 टीचर है, जहां 17 टीचर है, वहां 14 13 12 11 टीचर दे दिया गया है। एक ही स्कूल में 2 कंप्यूटर के टीचर हो गए हैं, एक ही स्कूल में 4 विज्ञान के शिक्षक हो गए हैं, और किसी स्कूल में विज्ञान के कोई शिक्षक नहीं। किसी स्कूल में अगर आप 11th-12th में चले जाए तो बहुत सारे शिक्षक बढ़े हैं, लेकिन विषयवार अगर खोजिएगा तो आपको बहुत सारे विषयों के शिक्षक नहीं मिलेंगे। किसी स्कूल में फालतू के शिक्षक पड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने कॉमर्स के शिक्षकों का बात किया था, कॉमर्स का एक भी शिक्षक अपने जगह पे नहीं है। जो 2011 के शिक्षक थे, जो भी शिक्षक 2011 वाले थे, जो जहां जिनका विषय के हिसाब से नियुक्ति हुआ था, बस वही वहां पे है। इनका तो विषय के हिसाब से नियुक्ति हुआ था 2011 में, होता उसके बाद तो नियुक्ति ही नहीं हुआ आपका वाणिज्य संकाय में शिक्षकों का, कॉमर्स में शिक्षकों का।
11 साल के बाद तो स्टेट हुआ 2022 में, और उसके बाद टीआरई 1 के थ्रू 12 साल का बहाली हुई, और उससे लिए गए कोई भी शिक्षक अपने जगह पर नहीं है, कोई भी शिक्षक अपने विषय को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, कहां से आएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? कैसे आएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, मंशा नहीं है आपकी पढ़ाने की। इसलिए मैंने लिखा है शिक्षा विभाग को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग को सिर्फ पैसे की उगाही करना है, शिक्षा विभाग को बस शिक्षा के नाम पे पैसा लेना है, शिक्षकों को भी नहीं देना है ऐसा समय, और उस सारे पैसे को बस डीईओ, डीपीओ या बीईओ, जितने ये सब पोस्ट है जो बीच का, जितना ये जो बीच का पोस्ट है, सब बंदर बाट बचाए हुए हैं, सब लूट मचाए हुए हैं, और सब ये लोग लूट के खा जा रहा है। इसीलिए मैंने लिखा शुरू हो गया शिक्षा विभाग का पुराना खेला। पुराना खेला मैंने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि पहले शिक्षकों को 2-3 महीनों पे, 4 महीनों पे एक और वेतन मिलता था, और ये धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हुए आज 14 तारीख हो गया है, कभी 15, 16, 17 इस तरीके से वेतन मिल रहा है। ये वेतन मिलने का समय है? ये वेतन मिलने का समय है? आप बताइए, क्या इन डीईओ डीपीओ का वेतन, ये जो भी डीईओ है या जो भी डीपीओ है, क्या इनका वेतन रुका? जैसा एसीएस ने कहा था वेतन रुका? तो इसलिए मैंने यहां लिखा कि एसीएस का जो भी है सिर्फ और सिर्फ क्या है? जुमला। एसीएस का सारा बयान जुमला निकला है, सारा वादा उनका जुमला निकल रहा है। या तो उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, या तो फिर उनका जो बात है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि उनके अधिकारी ही उनका बात नहीं सुनते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। देखिए जिलों के स्कूलों में, जिले के स्कूलों में शिक्षकों का आवंटन इतना हुआ है। शहर के स्कूलों में जहां पहले से संबंधित विषय के शिक्षक हैं वहीं और हो ही नहीं। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हो सकता है लग रहा है कि मैं अपने से बोल रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं। देखिए ये पेपर का न्यूज है, हिंदुस्तान में बाकायदे खबर छपा है, जहां शिक्षक है वहीं शिक्षक और बढ़ दो, जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक मत दो। विषयवार शिक्षकों का अभी भी कमी बना हुआ है। आप टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6, टीआरई 7 करते रह जाएंगे, और कभी आपका शिक्षकों का सही आवंटन नहीं होगा, और कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तो कोई बात ही नहीं हो पाएगा। आप शिक्षकों को पढ़ाने का, शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? अब यार देखिए, विज्ञान वाले शिक्षक जाके भाषा पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पे भाषा वाले शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, मैथ के शिक्षक जाके भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा वाले शिक्षक मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के शिक्षक जाके कला संकाय को पढ़ा रहे हैं, वाणिज्य के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वाणिज्य के शिक्षक जाकर सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वाणिज्य के शिक्षक जाके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं। तो किस बेसिस पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात कर रहे हैं आप? किस बेसिस पे? ट्रांसफर, पोस्टिंग जो भी आता सब तो अदर में लटका हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफर का बात किया था कि ये ट्रांसफर आप कराने का बात किया था, टीचर्स के ट्रांसफर का। टीचर्स के ट्रांसफर का क्या हुआ? अब टीचर्स का ट्रांसफर मान के चलिए कि फेल हो गया, नहीं होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। अभी तक तो महिला ही अटकी हुई है, पुरुषों का तो भूल ही जाइए। महिला का इन्होंने कहा था कि अप्रैल से लेकर मई तक में हो जाएगा, हर साल हम पूरे साल यही काम नहीं करते रहेंगे। फिर उन्हीं का बयान कुछ ही दिन के बाद आता है कि जून में। अब देखिए जून भी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ना टीचर का ट्रांसफर होगा, ना टीचर का सैलरी ना मिलेगा, मिलेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। अब फिर वही पुराना खेला शुरू हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वाला। समझ रहे हैं? फिर टीचर का इंक्रीमेंट और एरियर। देखिए हमारे विभाग को अमित कुमार पुष्कर या पुष्पक करके ऐसे कोई है जिन्होंने लेटर लिखा था कि एक सप्ताह के अंदर, इन्होंने लेटर कब लिखा था? अप्रैल में ही इन्होंने लेटर लिखा था कि उसको जल्दी से जल्दी दीजिए, एक सप्ताह के अंदर पूरा मार्च का पेमेंट के साथ ही सारा एरियर दे दीजिए। अभी टीआरई 1, जो टीआरई 1 और 2 के शिक्षक जो हैं, 1 और 2 के शिक्षक जो हैं, इनका इंक्रीमेंट लगा दिया गया है, इंक्रीमेंट लगा दिया गया है, लेकिन इंक्रीमेंट का अभी तक पैसा नहीं आया है। और इंक्रीमेंट लगाया गया है किस चीज में? तो सिर्फ इंक्रीमेंट, ना इनका डीए बढ़ाया गया है, डीए नहीं बढ़ाया गया है, ना इनका एचआरए बढ़ाया गया है। एक महानुभाव थे, उन्होंने क्या किया कि एक शिक्षक ने अपना समस्या डाला था कि हम लोग को बढ़ा हुआ एचआरए और डीए नहीं मिल रहा है। तो जो महानुभाव थे वो शायद डीपीओ कार्यालय के थे, डीपीओ कार्यालय से उन्होंने फोन किया उनको, और फोन करके ये बोला कि जितने भी बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक हैं सबको 4% ही डीए का प्रावधान है, 4% डीए का प्रावधान है। डीए बोल रहा हूं मैं, 4% ही एचआरए का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं कितने शिक्षकों को जानता हूं जिनको, किसी को 6%, किसी को 8% और किसी को 16% एचआरए मिल रहा है। विशिष्ट में भी जो है उनको वही पुराना मिल रहा है। हाँ, नया जो 16 को 20 कर दिया गया, 6 को बढ़ा के कर दिया गया था, 4 को बढ़ा के 5 कर दिया गया था, ये नहीं मिल रहा है, बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन पुराना में तो उनको 4 नहीं मिल रहा है।
लेकिन उस बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम था, और उनसे ही वो शिक्षक से ही जुबान लड़ा रहा था और बोल रहा था कि आपको नहीं मालूम है 40% पूरे बिहार के बीपीएससी शिक्षकों का और विशेष शिक्षकों का है, तो कैसे किसी को 6%, 8% और 16% मिल रहा है? तो शिक्षा विभाग बहुत ही अधर में है, शिक्षा विभाग बहुत ही ज्यादा गर्त में जा रही है, और शिक्षा विभाग गर्त में किसी और के कारण नहीं जा रहा है, शिक्षा विभाग गर्त में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण जा रहा है, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कारण जा रहा है। और शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो अपने आला अधिकारी एसीएस सिद्धार्थ का भी बात नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री का भी बात नहीं सुनते हैं। वो जानते हैं एसीएस जो है कुछ दिन के मेहमान है, चले जाएंगे, कितना बोलेंगे, कुछ बोलेंगे हो जाएंगे। और ये लोग जो 10-10 साल 15-15 साल से एक सीट पे बैठे हुए, कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, तो इनके कान के ऊपर जू नहीं रहता है। पाठक जब थे, पाठक थे, तो पाठक के समय यही बात था कि पाठक के समय घंटे के जोर पे काम होता था, और इसमें एसीएस सिद्धार्थ फेल हो जा रहे हैं। ये उस तरीके से काम नहीं करा पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बात समझ में आता है, ये नहीं कर पा रहे हैं वो चीज जो कि होना चाहिए। तो और ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग को बाकी सब चीज तो बता ही दिया है, और बराबर मैं कुछ ना कुछ इस तरीके का वीडियो जो भी गलत होता है मैं उस पर बनाता ही हूँ। और आगे देखिए अब क्या होता है। 14 मई तो आज हो चुका है, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया है, अब पता नहीं कब आएगा वेतन आप लोग का। देखिए खैर जैसा होगा अपडेट किया जाएगा, या अपडेट तो आप लोग को आ ही जाता तो पता चल ही जाता है, मेरे को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए शिक्षा विभाग के और क्या रवैया रहता है। मैं तो कितने बार बोल रहा हूँ आप लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के पास या शिक्षा विभाग के एसीएस के पास में मेरा वीडियो पहुंचे और उनको समझ में आए कि कहाँ गलती हो रहा है। शिक्षक को आपको लेटर लिखना पड़ जा रहा है, और उस लेटर को आप ले रहे हैं, संज्ञान में भी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उस शिक्षक उस लेटर पे अमल नहीं हो पा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है आपका शिक्षकों के बीच में, ये आप खुद सोचिए, और अपना आत्मविश्लेषण करने के लिए या करने का जरूरत है। चलिए धन्यवाद।